नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक निष्कर्ष हमने लेनार्ड तथा हॉलबॉक्स के प्रयोग से प्राप्त किए। उनको हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहा। 4 ये नियम हैं, जिसमें पहला, धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित नहीं होता है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम। नंबर 2, धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चिता नहीं पाई गई, मतलब मात्र 10⁻⁻8 सेकंड का समय लगता है। तीसरा, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। यानी जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे, वैसे वैसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चौथा विश्लेषण, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। जैसे जैसे आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हो, वैसे वैसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। ये 4 निष्कर्ष प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने प्रदान की, जिनको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कह रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि पिछला चैप्टर जो तरंग प्रकाशी की हमने पढ़ा है, उसमें प्रकाश को तरंग मानकर व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की सफलतम व्याख्या की जा चुकी है। मतलब प्रकाश तरंग है, यह माना जा चुका है। क्लियर? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक निष्कर्षों को तरंग सिद्धांत द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, है ना? तो सब तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। अब सब प्रकाश को तरंग मानकर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करते हैं। जैसे हमने विवर्तन की, जैसे हमने व्यतिकरण की, जैसे हमने ध्रुवण की। ठीक है? अब पहले कुछ बात को समझो। पहली बात ये ध्यान से समझो आप, व्याख्या से पहले तरंग सिद्धांत के अनुसार, है ना, तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग की तीव्रता उसकी या उसमें उपस्थित ऊर्जा को दर्शाती है ना? तरंग की तीव्रता
उसमें उपस्थित ऊर्जा को दर्शाती है। मतलब मैं बोलूं तरंग की तीव्रता उच्च है तो आप समझ लीजिए तरंग की ऊर्जा उच्च है। अगर मैं बोलता हूं कि सब तरंग की तीव्रता अल्प है तो आप समझ लीजिए कि तरंग की ऊर्जा अल्प है। क्लियर? यानी तरंग में तीव्रता ऊर्जा का घोतक है, ऊर्जा को दर्शाने वाली भौतिक राशि है। अब देखो साहब, अपन समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग की तीव्रता में वृद्धि से ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब आपतित प्रकाश की ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में भी वृद्धि होनी चाहिए। मतलब तरंग सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए तरंग की तीव्रता के। यह कहता है तरंग सिद्धांत। क्लियर? क्योंकि तरंग सिद्धांत तो सीधा सीधा कह रहा है कि तरंग की तीव्रता बढ़ी मतलब उसकी आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ी, और ऊर्जा बढ़ी तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़नी चाहिए। ठीक है? लेकिन अगर अपन प्रायोगिक निष्कर्ष की बात करें, प्रायोगिक निष्कर्ष क्या कह रहा है साहब? प्रायोगिक निष्कर्ष कहता है कि इलेक्ट्रॉन की, अब वो फोटो ही है ना, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके प्रोपोर्शनल है? आवृत्ति के। यानी प्रायोगिक निष्कर्ष तो कहता है फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, जबकि तरंग सिद्धांत कहता है यह निर्भर किस पे करनी चाहिए? तीव्रता पर। मतलब दोनों में किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं दिखाई देता। चलो सब, अब सेकंड, तरंग सिद्धांत के अनुसार जब धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने हैं, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित होना है, तो उसके लिए निश्चित न्यूनतम तीव्रता के प्रकाश की आवश्यकता है ना? तो तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए निश्चित न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश आवश्यक है। यह कहता है तरंग सिद्धांत, है ना? क्योंकि उसकी मान्यता के मुताबिक तीव्रता तरंग में ऊर्जा को दर्शाती है, तो वो तो यही कहेगा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए निश्चित न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश आवश्यक है। प्रायोगिक निष्कर्ष क्या कहता है? प्रायोगिक निष्कर्ष, प्रायोगिक निष्कर्ष कहता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु दहली आवृत्ति आवश्यक है। यहां भी कोई तालमेल नहीं है। वो बोलता है तीव्रता, ये बोलता है निश्चित न्यूनतम आवृत्ति।
दहलीय आवृत्ति को वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हों दहलीय आवृत्ति कहलाती है। तो प्रायोगिक निष्कर्ष और तरंग सिद्धांत दोनों का यहां भी तालमेल नहीं है। जो तरंग सिद्धांत कह रहा है वो तो हमें दिख ही नहीं रहा, यहां भी जो तरंग सिद्धांत कह रहा है वो प्रयोग में नहीं दिखता, और नीचे भी जो तरंग सिद्धांत कह रहा है वो प्रयोग में नहीं दिख रहा। चलो सब, अब तीसरी बात करते हैं, है ना। तीसरी बात में, एक मिनट, थर्ड में तरंग सिद्धांत के अनुसार जब आप सतह पर प्रकाश आपतित करेंगे तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा। सतह पर ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कलेक्ट करेंगे, एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। फिर ऐसा निरंतर होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन के पास उत्सर्जित या कार्यफलन जितनी ऊर्जा आ जाएगी तो वह सतह से बाहर निकलना चालू कर देंगे। ऐसा कहता है तरंग सिद्धांत, है ना। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा के पुनर्वितरण के कारण, ऊर्जा के पुनर्वितरण के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय लगेगा। जबकि लगेगा ना, जबकि प्रायोगिक निष्कर्ष कहता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय नहीं लगता, है ना, यानी कोई समय पश्चाता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो तरंग सिद्धांत कह रहा है और जो हम प्रायोगिक निष्कर्ष में देख रहे हैं, दोनों में किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। ये सब प्रायोगिक निष्कर्ष तरंग सिद्धांत बोलता है, और नीचे जो लिख रखा है ये सब प्रायोगिक निष्कर्ष है। इसका मतलब तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, या यूं कहते हैं तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत की व्याख्या करने में विफल रहा। अब सब इसका मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की वह घटना है जो तरंग सिद्धांत से नहीं समझा सकते। अब मैं आपको सीधा सीधा बात समझाता हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतम व्याख्या आइंस्टीन करेंगे, और आइंस्टीन करेंगे प्रकाश की कण प्रकृति से। क्लियर? अब कण कौन सा होगा? तो कण ये होगा प्लांक द्वारा इजाद किया हुआ फोटोन। अब मैं फोटोन के बारे में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बात पहले लिखता हूं, फोटोन लिख दो, टॉपिक है ना, फोटोन, है ना। मतलब अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की तैयारी है। यह व्याख्या अभी तक नहीं हो पा रही, तरंग सिद्धांत भी इसको करने में विफल हो गया। आइंस्टीन इसकी सफलतम व्याख्या करने वाले हैं। अब आइंस्टीन प्रकाश की कण प्रकृति मानकर यह व्याख्या करेंगे। क्लियर?
अब आइंस्टीन प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं पहले आइंस्टीन की बात लाऊं, उससे पहले मैं फोटोन को समझा रहा हूं और फोटोन को आइंस्टीन के नजरिए से समझा रहा हूं। यानी आइंस्टीन ने फोटोन की क्या व्याख्या की, तो मैं शुरू तो प्लांक से करूंगा, लेकिन उसमें मैं आपको बता दूंगा कि यह नजरिया आइंस्टीन का है। आइंस्टीन अपने नजरिए से फोटोन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो शुरुआत मेरी होगी प्लांक के क्वांटम से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आइंस्टीन अपना नजरिया क्या रखते हैं, है ना, फोटोन के लिए। फिर आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतम व्याख्या होगी। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतम व्याख्या के लिए ही दिया गया है। तो कहने का मतलब, अब मैं आइंस्टीन चालू कर दूं तो ये फोटोन भी उसी में डाल दूंगा तो आइंस्टीन की व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने आइंस्टीन की व्याख्या में से पहले फोटोन को अलग निकाल दिया ताकि आइंस्टीन की व्याख्या छोटी सी हो जाए। आपको उस समय फिर फोटोन के बारे में मिक्स कोई दिमाग में नहीं रहे। ऐसा हो जाता है ना भाई कि दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाते हैं, तो फिर आप भी कंफ्यूज जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले फोटोन को आइंस्टीन के नजरिए से समझाता हूं, है ना। शुरुआत प्लांक से करूंगा। तो सब प्लांक के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण सतत न होकर विविक्त बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के इस बंडल को फोटोन कहते हैं। प्लांक के अनुसार फोटोन कोई सामान्य द्रव्य कण नहीं है। फोटोन कोई सामान्य द्रव्य कण नहीं है। आप सिंपल उसको पार्टिकल नहीं मान सकते, सिंपल वाला, बल्कि यह विकिरण ऊर्जा से संबद्ध कण है। इसीलिए फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति या विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी E = h न्यू। अब ये तो मैंने प्लांक की बात बताई। अब इसमें मैं आइंस्टीन का नजरिया डालता हूं। आइंस्टीन देखो फोटोन को अपने हिसाब से कैसे तैयार करते हैं, है ना। अब देखो, आइंस्टीन के अनुसार E = mc², है ना। इसलिए E बराबर, इसे लिख दो mc², mc इधर लिख देता हूं, फिर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। इसलिए mc² = h न्यू, यानी mc = h न्यू अपॉन c। मास इंटू वेलोसिटी, इसको अपन संवेग कहते हैं ना। अतः फोटोन का संवेग P बराबर mc = h अपॉन लैम्डा। h अपॉन लैम्डा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि न्यू अपॉन c = अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा। यह समीकरण अपने काम आ जाएगी थोड़ी सी। तो देखो, आप जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, स्वाभाविक है फोटोन का एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन किया जा रहा है। तो मैंने थोड़ा सा टेक्निक काम में ले रखी है। मैंने उसको क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। आइंस्टीन की व्याख्या से इसको अलग कर दिया, लेकिन यहां आपको साफ दिख जाता है कि प्लांक के फोटोन की व्याख्या आइंस्टीन कर रहे हैं। ये देखो, आइंस्टीन ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? संवेग कण का होता है। यह संवेग वह प्रॉपर्टी जो कण स्वरूप में होती है, कण में पाई जाती है। तरंग दैर्घ्य वह गुण है जो तरंग में पाया जाता है।
विधा ऊर्जा संचरण की दो हैं, कण द्वारा ऊर्जा का संचरण और तरंग द्वारा ऊर्जा का संचरण। क्लासिकल फिजिक्स में यानी चिरसम्मत भौतिकी में दोनों को अलग अलग मानते हैं, तरंग को अलग मानते हैं, कण को अलग मानते हैं। पार्टिकल डायनामिक्स अलग है और वेव अलग है चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार। चिरसम्मत यांत्रिकी का मतलब समझ लो सन 1900 से पहले, लेकिन 1905 में लगभग, है ना, अब एग्जैक्ट तो नहीं होता, 1905 में यह समीकरण जो आइंस्टीन ने प्राप्त की, ये बता देती है कण और तरंग दोनों एक साथ हैं, यानी तरंग ऊर्जा के साथ कण के लक्षण संबद्ध पाए जाते हैं। तो यहां से प्रकाश की द्वैत प्रकृति का आइंस्टीन ने खुलासा किया, स्पष्टीकरण दिया कि साहब कण और तरंग दोनों अटैच हैं, दोनों साथ रहते हैं। इससे आइंस्टीन ने साफ कहा प्रकाश तरंग विशेष परिस्थितियों में कण की भांति व्यवहार करती है। उस कण को ये आइंस्टीन फोटोन कह रहे हैं। अब साहब क्या क्या महत्वपूर्ण और बातें हैं, इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप समझ रहे ना कि जो व्याख्या मैं कर रहा हूं प्लांक ने नहीं की, ये आइंस्टीन ने फोटोन की व्याख्या की। पहली बात, ये पहली बात को विशेष रूप से याद रखना, फोटोन का पूर्ण अवशोषण संभव है, आंशिक नहीं, बिल्कुल क्लियर। यानी फोटोन की ऊर्जा का पार्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए फोटोन की ऊर्जा 5 जूल है, आप रिसीव करोगे तो 5 जूल ही रिसीव करना पड़ेगा। आप सोचोगे मुझे 3 जूल चाहिए, नहीं, पॉसिबल नहीं। फोटोन की ऊर्जा का पूर्ण अवशोषण ही संभव है, आपको 5 जूल ही रिसीव करना पड़ेगा, आंशिक नहीं। तो ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, ये काम आएगी अभी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। तो आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की पूर्ण ऊर्जा का अवशोषण ही संभव है, आंशिक ऊर्जा का अवशोषण इसका संभव नहीं है। दूसरी बात, अब मैं इसी क्रम में दिखाते जाता हूं ना, P बराबर mc, यानी फोटोन भिन्न भिन्न या फोटोन का निर्वात में फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है ना। लेकिन भिन्न भिन्न माध्यमों में फोटोन का वेग भिन्न भिन्न है। P बराबर mc, आपने लिखा P इज इक्वल टू mc, और अपन जानते हैं कि निर्वात में C बराबर 3 × 10⁸, यहां लिख देता हूं ना, P इज इक्वल टू mc। अब C यानी प्रकाश की चाल, ये किस पर निर्भर करती है, माध्यम पे, है ना। और फिर हम जानते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो सब निर्वात में फोटोन की चाल या फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, लेकिन भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न है। तो इसका मतलब भिन्न भिन्न माध्यम में फोटोन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य भी भिन्न भिन्न होती है, देख लो, है ना। अब फोटोन की तरंग दैर्ध्य भी भिन्न भिन्न होती है, तो कण से तरंग को संबद्ध कौन कर रहे हैं, आइंस्टीन, है ना। तो यहां भी आपको पता पड़ जाता है कि व्याख्या किसके द्वारा की जा रही, आइंस्टीन के द्वारा। तीसरी बात में फोटोन की जो ऊर्जा है ये आवृत्ति पर निर्भर करती है, और एक से दूसरे माध्यम में जब हम गमन करते हैं तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो एक से दूसरे माध्यम में गमन करने पर
फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, है ना? क्लियर? फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। नंबर 4, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है ना? लेकिन गतिशील अवस्था में इसका द्रव्यमान आप समीकरण ए से बता सकते हैं, m बराबर hν/c², है ना? तो सब पहली बात तो क्लियर होगी कि फोटोन का आंशिक अवशोषण संभव है, फोटोन का पूर्ण अवशोषण संभव है, आंशिक नहीं। दूसरी बात होगी है कि फोटोन का संवेग प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, इसलिए निर्वात में फोटोन का संवेग निर्वात में फोटोन का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होगा, लेकिन भिन्न भिन्न माध्यमों में फोटोन की वेग भिन्न भिन्न होता है, इससे भिन्न भिन्न माध्यमों में फोटोन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य भी भिन्न भिन्न होगी। यानी फोटोन से तरंग को संबद्ध आइंस्टीन मान रहे हैं, है ना? अगली बात में अपन ने बता दिया ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है और आवृत्ति एक से दूसरे माध्यम में परिवर्तित नहीं होती या अपरिवर्तित रहती है, इससे एक से दूसरे माध्यम में गमन करने पर फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। चौथी बात में अपन ने कहा कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, विराम अवस्था में तो फोटोन का द्रव्यमान क्या मानोगे? 0, है ना? लेकिन गतिशील अवस्था में द्रव्यमान आप किससे ले सकते हो? समीकरण ऐसे ले सकते हो, ठीक है? अगली बात, फोटोन की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य अति अल्प होती है, अत्यल्प। इससे फोटोन लैम्डा के अल्प होने से या लैम्डा टेंड्स टू 0 से फोटोन किस में गति करेगा? सरल रेखा में गति करता है ना? टेंड्स टू लिखा है, फोटोन की तरंग दैर्घ्य को मैं 0 नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं फोटोन की तरंग दैर्घ्य अत्यल्प होती है, इससे फोटोन सरल रेखा में गमन करता है। लास्ट, फोटोन विद्युत उदासीन कण है या विद्युत उदासीन होने के कारण फोटोन विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। यह सब आइंस्टीन ने फोटोन की व्याख्या कर दी, मैंने आपके सामने स्पष्ट दिखा दिया। अब आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है ना? इसमें व्याख्या होगी 1 2 3 4 मैंने बोल बोल के बता दिया, थ्योरी है, सुन नहीं आपने, है ना? अब आ जाओ आइंस्टीन, है ना? एक मिनट, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, बस अब आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की सफलतम व्याख्या करें, उसके लिए पहले छोटी सी, आइंस्टीन की व्याख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी व्याख्या है ना, इंपॉर्टेंट मान लो छोटी सी बात को, है ना? अब छोटी सी बात सुनो आप ध्यान से। पहली बात तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल या उपयोग कर प्रकाश की कण प्रकृति मानकर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतम व्याख्या की, जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सब आपसे कोई पूछे
उस घटना का नाम बताइए जो ये सिद्ध करती हो कि प्रकाश की कण प्रकृति होती है। तो क्या लिखोगे आप? वह घटना कौन सी है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। मैं एक बार और बोलता हूं क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं, मेरे से पचेगी नहीं बात, हालांकि मैं फिर भी बार बार तो बोलूंगा। मैं कहता हूं, या मैं कह रहा हूं, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश की कण प्रकृति मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतम व्याख्या की। इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो, बिल्कुल छोटी सी व्याख्या है ना। आइंस्टीन के अनुसार जब प्रकाश फोटोन के रूप में यानी कण के रूप में धात्विक सतह पर आपतित होता है तो एक फोटोन की एक ही इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया होती है, यानी इंटरेक्शन 1 to 1 होता है। अपन ने अभी ये डिस्कस किया इससे कि फोटोन की ऊर्जा का पूर्ण अवशोषण ही संभव है, आंशिक अवशोषण संभव नहीं है। फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को सारी ऊर्जा देगा, फोटोन अनेक इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा नहीं देगा। उसको जो एब्जॉर्ब करेगा सारी ऊर्जा उसे ही मिलेगी। कैसे भी आप समझ लो, उसी को मैं हिंदी में अनुक्रिया कह रहा हूं। तो जब कण प्रकृति यानी फोटोन के रूप में प्रकाश धात्विक सतह पर आपतित होता है, आइंस्टीन के अनुसार, है ना, धात्विक सतह पर आपतित होता है, तो 1 to 1 यानी एक इलेक्ट्रॉन की, एक फोटोन की एक ही इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया होती है। बिल्कुल सही, अभी व्याख्या में भी यही बात थी। यह इलेक्ट्रॉन संपूर्ण फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण करता है। बिल्कुल सही, आंशिक अवशोषण संभव ही नहीं है। इस ऊर्जा का एक अंश वह कार्यफलन के रूप में, स्वाभाविक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आएगा और सतह से बाहर आने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो इस ऊर्जा का एक अंश वह कार्यफलन के रूप में व्ययित करेगा, यानी उसमें जाएगा। शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। फलस्वरूप धात्विक सतह से भिन्न भिन्न ऊर्जा के फोटो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। पहला क्वेश्चन, यहां पर आप कहेंगे कि साहब जब फोटोन गिरे तो इलेक्ट्रॉनों ने उनका हर एक इलेक्ट्रॉन जहां जहां गिरा वहां के इलेक्ट्रॉन ने उनकी पूरी ऊर्जा का अवशोषण किया, फिर कार्यफलन किया। कार्यफलन कांस्टेंट होता है, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग लेकिन नियत होता है। फिर आप यूं सोचोगे कि यार इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भिन्न भिन्न क्यों है? तो मैं आपको इसको दो तरीके से समझा देता हूं। एक तो सामान्य तरीका होता है जो सामान्य बच्चे के समझ में आता है। वो सामान्य तरीका ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न स्तर से उत्सर्जित होते हैं, कोई गहराई से कोई सतह से। ये सामान्य बच्चे की समझ के अनुसार बता दिया कि साहब सतह व गहराई से उत्सर्जित होने के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा अलग अलग होती है। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो कंसेप्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन चालन बैंड के भिन्न भिन्न स्तरों से होता है। सबका चालन बैंड, सभी इलेक्ट्रॉनों का चालन बैंड के एक ही स्तर से उत्सर्जन नहीं होता। अगर सभी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के एक ही स्तर पर हों तो उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा समान होगी, मैं मानता हूं। लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के भिन्न भिन्न स्तर से उत्सर्जित होते हैं, इसलिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा अलग अलग होती है, जबकि आपतित प्रकाश की ऊर्जा तो समान ही है। तो समझाने के दो तरीके और बात के साथ भिन्न सतह से भिन्न भिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो उसको एक सामान्य बच्चा समझे कि साहब इलेक्ट्रॉन गहराई या सतह पर से उत्सर्जित होते हैं इसलिए उनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न। ये सामान्य समझ जो सामान्यतः बच्चों को सुने। एग्जैक्ट बात कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन चालन बैंड के भिन्न भिन्न स्तरों से होता है, इसलिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
अलग अलग होती है। क्लियर सब? अब सब यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की आवृत्ति बोल देता हूं ना, आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू, धातु का कार्यफलन W0 और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग Vm, एम ही लिख दे ना, ये है। तो देखो ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से आपतित फोटोन की ऊर्जा, उसका एक अंश तो कार्यफलन में कंज्यूम हो गया, जो शेष ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गति ऊर्जा प्रदान कर दी। इससे अधिकतम हो भी नहीं सकती थी। शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने के काम आ जाती है। ठीक है सब? बिल्कुल सही है। ऊर्जा संरक्षण से लिखिए, इतनी ऊर्जा आपने आपतित की, उसका एक, जैसे मान लो 10 जूल आपने आपतित किया, 6 जूल अगर कार्यफलन है तो 6 जूल तो कार्यफलन में कंज्यूम हो गया। उत्सर्जित गति इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा 4 जूल होगी, क्योंकि टोटल तो 10 जूल थी। तो 10 जूल, 6 जूल और 4 जूल, बिल्कुल सही है। अब आप देखो, आप अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होनी चाहिए। अतिरिक्त ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान कर रही है? गति ऊर्जा। मान लीजिए कार्यफलन 6 जूल है, तो स्वाभाविक प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित फोटोन की ऊर्जा 6 जूल होनी चाहिए। 7 जूल है तो 1 जूल तो गति ऊर्जा में जा रही है, 8 जूल है तो 2 जूल गति ऊर्जा में जा रही है, 10 जूल है तो 4 जूल गति ऊर्जा में जा रही है। तो सब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए न्यू मिनिमम न्यू जीरो, तो हाफ mv² इज इक्वल टू 0। भाई आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए तो कार्यफलन जितनी ऊर्जा चाहिए, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति को कम करो, है ना? गति ऊर्जा 0 हो जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव तो घटित हो जाएगा, निश्चित से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। 1 से न्यू मिनिमम यानी न्यू जीरो इज इक्वल टू W0 प्लस 0, यानी कार्यफलन का फॉर्मूला आ गया सब किसके बराबर? H0। ये सब इतनी ऊर्जा न्यूनतम चाहिए इलेक्ट्रॉन को सद्धात्विक सतह के बाहर लाने के लिए, जिसे हम परिभाषा के तौर पर कार्यफलन कहते हैं। बिल्कुल सही है ना? बहुत सब इसमें क्या भेजा गर्म हो जाता है, इतनी ये थ्योरी नहीं है, ये जोर देकर बोले जाने वाली थ्योरी है। क्योंकि मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन आप जो सामने बैठे हैं, मेरी सफलता तब है जब आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है थ्योरी में, है ना? अब सब समीकरण 1 से H न्यू W0 की जगह अपन क्या रख सकते हैं? H न्यू जीरो प्लस
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसको सब अरेंज कर दें, गतिज ऊर्जा को एक तरफ कर दें, यानी गतिज ऊर्जा हाफ mv²। इस आप गति ऊर्जा E भी बोल देना साहब, इतना लंबा चौड़ा लिखने की तो जरूरत है नहीं। h न्यू माइनस h न्यू 0। फाइनली आप चाहें तो इसे ऐसे लिख दें, E बराबर h न्यू माइनस न्यू 0। इससे या उससे जो भी ऊपर लिख रहा है चाहे नीचे लिख रहा है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये, है ना। ये सब इससे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। ये सब आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है ना साहब, कहते हैं। ठीक, छोटा सा काम आइंस्टीन के, मतलब काम तो नोबेल पुरस्कार मिला, छोटा सा तो अपन अपनी मर्जी से कह रहे हैं, लेकिन थॉट थी, ये थॉट कितनी जबरदस्त है। तो आइंस्टीन ने साहब ये प्रकाश विद्युत समीकरण प्रदान की। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या है ना आइंस्टीन द्वारा। मैं देखो, अब एक चीज शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं एक टॉपिक के 3 टुकड़े कर दिए मैंने, है ना। मैं आपको समझा देता हूं। देखो, एक टुकड़ा तो मैंने किया फोटोन को अलग निकाल के, है ना, फोटोन को मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा टुकड़ा किया मैंने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण सरलतम बनाने के लिए, छोटा सा टुकड़ा। अब तीसरा टुकड़ा आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या, है ना। तो छोटे छोटे टुकड़े से क्या है, आप में इंटरेस्ट भी बना रहता है और आपको अच्छा भी लगता है। छोटे पीसी बच्चों को अच्छे लगते हैं ना। तो साहब अब लेते हैं अपन टॉपिक, है ना, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। वही 4 नियम है ना, ये सब इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखो 1 बाय 1। नंबर 1 है ना, यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से कम हो, है ना। समीकरण 2 देखो आप, है ना। समीकरण 2 से अगर न्यू यानी आपतित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से कम है, तो समीकरण 2 से काइनेटिक एनर्जी ऋणात्मक होगी। है ना। आप ध्यान रखना, और ऊर्जा के बारे में अपन उसको पढ़ते समय टिप्पणी करते हैं कि वो धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। जैसे स्थिति ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती।
यह इम्पॉसिबल है। असंभव है। तो आइंस्टीन कहते हैं ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम हो जाए। अब उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को अपन दैलीय आवृत्ति कहते हैं, है ना। तो सब गति ऊर्जा शून्य तो हो सकती है, शून्य होने में तो कोई ऐतराज नहीं है, शून्य होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना। इसलिए आपतित फोटोन की आवृत्ति का मान कम से कम दैलीय आवृत्ति के बराबर तो होना ही चाहिए। कम से कम दैलीय आवृत्ति के बराबर तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो बेटर है, लेकिन कम से कम आपतित फोटोन की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। हमारा प्रायोगिक निष्कर्ष भी यही कहता है कि धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को दैलीय आवृत्ति कहते हैं। अतः वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित नहीं हो सकता, उसे दैलीय आवृत्ति कहते हैं। तो सब ये तथ्य साफ आ रहा है सामने, समीकरण से आ रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश सतह पर आपतित करना पड़ेगा। क्लियर है ना। चलो सर, नंबर 2, दूसरी बात डायरेक्ट ही दिख रही है आपको, समीकरण 2 से देख लो आप। E प्रोपोर्शनल टू न्यू। आप जैसे जैसे, है ना, क्या ध्यान रखना, यहां न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो, लेस देन न्यू होना चाहिए ना। तो यहां जैसे जैसे आपतित फोटोन की आवृत्ति बढ़ाओगे वैसे वैसे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ेगी। डायरेक्टली क्या मतलब, न्यू माइनस न्यू जीरो, तो न्यू को मिनिमम न्यू जीरो के बराबर होना चाहिए। अब उससे ज्यादा होती है आवृत्ति न्यू जीरो से ज्यादा, तो गति ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यही मैंने लिख दिया समीकरण 2 से। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ध्यान रखना, न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो, है ना। तो सब न्यू जीरो के बाद यानी दैलीय आवृत्ति से बाद जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक। अब तीसरी बात थोड़ा सा विशेष है, मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर यहां लिख पाऊंगा तो यहां लिख दूंगा, नहीं तो अगले पेज पे ले जाऊंगा उससे, है ना। तीसरी बात है, तरंग में तीव्रता का मतलब ऊर्जा है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, तरंग में तीव्रता तरंग की ऊर्जा का मापक है ना साहब। ये देखो यहां तरंग की तीव्रता उसकी ऊर्जा का घोतक है तरंग में, है ना। कणों में तीव्रता का तात्पर्य प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या है। और मैं और इसको एक्यूरेट करूं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या है ना, प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या, है ना। तो कहने का मतलब कणों में तीव्रता का मतलब अलग है। ऐसे समझो आप, जैसे कोई आपके कंकर मार रहा है, अब ये कण है, ये जिससे बारिश हो रही है ओलों के रूप में, बूंदों को भी आप पार्टिकल बोल सकते हैं अगर आप कुछ सोचना ही हो तो ढंग से। ओलों के रूप में बारिश हो रही है, ऐसा समझ लो आप, नहीं तो आप कहीं की बात कहीं ले जाओ फिर,
धीरे धीरे ओले गिर रहे हैं, है ना, ठीक है, वो एक सामान्य स्थिति होगी आपकी। लेकिन एकदम तेजी से धड़ 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 ओले ओले गिरते जाएं तो आप उसको फिजिक्स के द्वारा या फिजिक्स के भाषा में क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ ओला इज गजब, यानी गजब की तीव्रता थी। तो क्या है, सीधी सीधी प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या। तो कणों में तीव्रता का तात्पर्य अलग है, तरंग में तीव्रता का तात्पर्य अलग। तरंग में तीव्रता का तात्पर्य सिंपल है, तरंग में तीव्रता उसकी ऊर्जा को दर्शाती है, जबकि कणों में तीव्रता प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल में या इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या। इकाई क्षेत्रफल को एक बार हटा भी दो तो चलेगा, है ना साहब। तो साहब मैं लिख तो पूरा ही देता हूं, है ना, फिर बात करेंगे। कणों की तीव्रता मतलब इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या लिख दो ना। अब अपन तो हिंदी में तो बहुवचन में देखो ऐसे ही चलता अपना, फोटोनों की संख्या, है ना। ये मैंने साफ लिख दिया। एक्चुअली जब इसके न्यूमेरिकल करोगे ना आप, तो इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जीके पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, जनरल नॉलेज पर आधारित न्यूमेरिकल हैं। इससे मेरे को लिखना पड़ा कि कणों की तीव्रता या कणों में तीव्रता का मतलब इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या है। अब इकाई क्षेत्रफल को तो आप ज़्यादा जोर मत दीजिए, क्योंकि इकाई क्षेत्रफल की तरफ हम मुड़ेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा फिर कंसंट्रेट होने लग जाते हैं हमें ना, फिर वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब सब बात को ध्यान से सुनना। जब आप आपतित फोटोन की तीव्रता बढ़ाते हो, क्लियर, इसका मतलब इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या बढ़ाते हो, क्योंकि आइंस्टीन के अनुसार तो प्रकाश को कण माना जा रहा है इस समय जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा रही है। तभी तो मैंने बिगिनिंग में कहा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर प्रकाश की कण प्रकृति मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतम व्याख्या की गई, है ना। तो अब ध्यान से सुनो थोड़ा सा कि आइंस्टीन के अनुसार आप जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हो तो इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या बढ़ रही है, और प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या बढ़ रही है तो आप कह ही चुके हो कि फोटोन का आंशिक अवशोषण संभव नहीं है। तो सतह पे इलेक्ट्रॉन जो भी है वो उनकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं। आप जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाओगे प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या बढ़ा रहे हो, और जैसे जैसे प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या बढ़ेगी स्वाभाविक है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। तो साहब अगर ये मान्यता है तो इसके आधार पर लिखें कि इसलिए तीव्रता, अब तीव्रता को कणों के रूप में देखो, इसलिए तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या। यही अपने प्रायोगिक निष्कर्ष में प्राप्त हुआ कि जैसे जैसे फोटोन की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। उसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो साहब
प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये पार्ट भी क्लियर हो गया है ना। अब आ जाइए साहब चौथी बात पर। चौथी बात समय पश्चिता वाली है। अब जब आइंस्टीन द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर रहे हैं तो ये क्लियर है कि प्रकाश पार्टिकल है, कण है। ये भी हमारे दिमाग में क्लियर है कि एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया होती है, इंटररिएक्शन होता है। ये भी हमारे दिमाग में क्लियर है कि फोटोन की ऊर्जा का पूर्ण अवशोषण ही संभव है, आंशिक नहीं। तो जैसे ही धात्विक सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की एक ही फोटोन से अनुक्रिया होगी, वो इलेक्ट्रॉन उसकी पूरी ऊर्जा एब्जॉर्ब करता खड़ाक से निकल जाता है ना। तो वास्तव में अगर प्रकाश की कण प्रकृति में, प्रकाश की कण प्रकृति में समय पश्चिता नहीं है, समय पश्चिता नहीं होगी, है ना। क्योंकि यहां पर ऊर्जा का पुनर्वितरण होने जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ऊर्जा का पुनर्वितरण कंसेप्ट तो किसमें है? तरंग में है। वहां तो ठीक है, एक सिस्टम है कि साहब आप क्या नाम से धात्विक सतह पर ऊर्जा आपतित करोगे और देन सो एंड सो, है ना। तो वहां ये कंसेप्ट है। यहां की अगर हम बात करें तो यहां ये कंसेप्ट नहीं है। इस कंसेप्ट को आप इस जगह लागू ही नहीं कर सकते। यहां तो आइंस्टीन ने पहले ही क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इंटरेक्ट करेगा 1 to 1। उससे पहले फोटोन में पढ़ाई दिया कि फोटोन का पूर्ण अवशोषण ही संभव है, आंशिक नहीं। तो स्वाभाविक है जैसे ही कण के रूप में प्रकाश धात्विक सतह पर आपतित होता है वैसे ही धड़ल्ले से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन चालू हो जाता है। इसमें कोई समय पश्चिता नहीं। तो साहब आइंस्टीन ने आपके सामने देख लिया, आपने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में प्रायोगिक निष्कर्ष प्राप्त किए थे लेनार्ड और हाल्बॉक्स ने, उनकी एक एक करके सफलतम व्याख्या की। मैं खट 2 मिनट में समझा देता हूं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर आप न्यू जीरो से कम करते हो तो गति ऊर्जा ऋणात्मक होगी। गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है। ऋणात्मक होना संभव नहीं है, अन्य ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है उसका एक निश्चित न्यूनतम मान आवश्यक है। इस निश्चित न्यूनतम मान को आपने दे लिया, आवृत्ति का है और ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो ये एक्सेप्ट कर रहा है, आइंस्टीन द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है कि यही होगा। दूसरा आपको साफ दिख रहा है कि न्यू जीरो से अधिक, न्यू जीरो से कम पे तो बात ही मत करो आप। न्यू जीरो से अधिक जब आवृत्ति बढ़ती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो आवृत्ति बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसमें तीव्रता का कोई रोल नहीं है ना। तीसरा तथ्य बताई दिया कि कणों में तीव्रता मतलब इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या है, तो कणों में तीव्रता बढ़ाना मतलब इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या बढ़ाना होगा। और प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या बढ़ाना है तो स्वाभाविक है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, है ना। वो आपको समझाई दिया कैसे बढ़ेगी, तो लिख दिया यहाँ तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये आवृत्ति से कोई रिलेटेड है ही नहीं। इसी आधार पर अगर प्रकाश की कण प्रकृति लेते हो तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चिता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी नहीं होता, है ना। ये तो सब
प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला पार्ट खत्म है। इसमें फोटो सेल है, प्रकाश विद्युत सेल जो है वो एक छोटा सा टॉपिक बचता है, फिर दूसरा पार्ट चालू जाएगा। तो कहने का मतलब दूसरे पार्ट में वो 2-3 लेक्चर हैं, ज़्यादा नहीं। तो 2-5 लेक्चर के ये चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर है ना। तो इसमें ये मेरा ख्याल है 3 लेक्चर हो गए, है ना। 3 लेक्चर और मान लो उसमें न्यूमेरिकल शॉर्ट करा देंगे। इसके न्यूमेरिकल इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, जनरल नॉलेज बेस्ड है। कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे एनसीईआरटी के। फिर अब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो जल्दी जल्दी उनको कवर किया जा सकता है। परमाणु नाभिक आता है इसके बाद, वो आप केमिस्ट्री में पढ़े हो तो उसमें हमें हेल्प मिल जाएगी आपसे, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।